लंबी छलांग से बेहतर है निरंतर बढ़ते कदम जो आपको एक दिन निश्चित सफलता की ओर ले जाते हैं। देखिए, आपने बचपन में वो कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनी होगी। खरगोश जो है वो लंबी छलांग लगाता है, सोचता है कि अब तो थोड़ा सा मैं आराम कर लूं, क्योंकि कछुआ बहुत धीरे धीरे चल रहा होगा। लेकिन कछुआ क्या करता है, वो धीरे 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 निरंतर कदम बढ़ाते रहता है और खरगोश से पहले वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो आप जो है बिल्कुल कछुए की तरह अपने कदम को निरंतर बढ़ाते रहिए, आप जो है सफलता की ओर बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। यानी कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको निरंतर कोशिश करनी पड़ेगी इसके लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 30 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए, आज की वीडियो में जितने भी करंट अफेयर हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और देखिए, आप जो है इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, तो वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स में पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है। तो देखिए, ये राज्य आपका हरियाणा है और ये प्रश्न आपको हर हालत में याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था परसों के वीडियो का। और देखिए, दूसरा था कि हाल ही में भारत सरकार ने WHO के अनुरोध पर किस देश को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता दी है। तो देखिए, भारत ने ये सहायता दी है उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया को। और तीसरा था कि हाल ही में भारत को किस देश से राफेल जेट की पहली खेप प्राप्त हुई है। तो देखिए, भारत को भी हाल ही में फ्रांस से जो है राफेल जेट की पहली खेप प्राप्त हुई। और चौथा था कि हाल ही में किसने अपना 27 जुलाई 2020 को 82वां स्थापना दिवस मनाया। तो देखिए, जो आपका CRPF है, इसने 27 जुलाई को मनाया है अपना 82वां स्थापना दिवस। और CRPF के बारे में अगर और डिटेल में जानना है तो आप परसों का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कर डालिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये सारे फैक्ट पूछे जाते हैं। और पांचवा था कि हाल ही में किस देश को अयोग्य घोषित करने के बाद भारतीय 4x400 मिक्स रिले टीम के जकार्ता 2018 एशियाई खेलों के रजत पदक को स्वर्ण पदक में बदल दिया गया है। तो देखिए, ये देश आपका बहरीन है। और आज के करंट अफेयर का पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में रूस यानी कि रसिया ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। तो देखिए, ये देश आपका चीन है। अभी हाल ही में रूस ने कहा है कि चीन को दिया जाने वाला जो आपका S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली है, ये अभी जो है कुछ समय तक नहीं दिया जाएगा। और जो आपका S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली है, ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। और ये जो है उन्नत प्रणाली वाला एक मिसाइल सिस्टम है, जिसमें सतह से यानी कि सरफेस से एयर में, सतह से हवा में मार करने की क्षमता है। और इसकी मारक क्षमता कितनी है आप सुनकर दंग रह जाएंगे। देखिए, जो आपका S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली है, इससे जो है आप 400 किलोमीटर की दूरी पर किसी भी टारगेट को नष्ट कर सकते हैं। तो ये जो है 400 किलोमीटर की दूरी और साथ ही साथ 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यानी कि अगर आप जमीन पर यहाँ पर कुछ इस स्थान पे हैं तो आप 30 किलोमीटर ऊंचाई पर किसी भी टारगेट को वहाँ पे नष्ट कर सकते हैं, किसी भी फाइटर जेट को दुश्मन के। और साथ ही आप जो है 400 किलोमीटर दूरी तक जो है इसको दाग सकते हैं। तो काफ़ी ताकतवर है ये S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली। और अभी हाल ही में रूस ने कहा है कि हम चीन को अभी इसकी आपूर्ति नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये डिटेल्स याद रखिएगा S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के बारे में। और एक चीज़ और याद रखना है कि इसका प्रोडक्शन कौन करता है, रूस करता है, यानी कि रसिया करता है। और रूस ने कहा है कि हम चीन को अभी ये मिसाइल सिस्टम नहीं देंगे। ठीक है, ये भारत की एक कूटनीतिक जीत है। अगर चीन को ये मिसाइल सिस्टम नहीं मिलता तो समझ लीजिए, अगर भारत चीन से युद्ध होता है तो चीन काफ़ी फीका पड़ जाएगा भारत के सामने। और भारत को निश्चित रूप से विजय मिलेगी, क्योंकि देखिए अब भारत जो है ये बदल चुका है, हमारे पास इतने उन्नत हथियार हैं, हमें चीन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे। और ये 29 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। और देखिए, टाइगर्स के बारे में बात करें यानी कि बाघों के बारे में बात करें, तो देखिए दुनिया में जितने भी बाघों की संख्या है उसका 70% आबादी केवल भारत में ही है। ठीक है, और देखिए वर्तमान में भारत में कितने बाघ हैं। देखिए, वर्तमान में भारत में कुल 2967 बाघ मौजूद हैं, जबकि पूरी दुनिया में केवल 3900 बाघ ही बचे हैं। और जो भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने भी हाल ही में अपने एक स्टेटमेंट में बताया कि भारत में वर्तमान में 30,000 हाथी मौजूद हैं और 3,000 एक सींग वाले गैंडे मौजूद हैं। और साथ ही बाघों की संख्या कितनी है भारत में, 2967। देखिए, इन तीनों की संख्या आपको याद रखना है, ये एग्जाम के लिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए।
और तीसरा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में आईएसआईएस आतंकवादियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। देखिए आईएसआईएस का पूरा नाम है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ठीक है। तो जो आपके आईएसआईएस के आतंकवादी हैं तो इनकी वृद्धि केरल और कर्नाटक राज्य में बहुत तेजी से हुई है, ऐसा अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बताया गया है। देखिए संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट है इसमें यह भी कहा गया है कि जो आपका अल कायदा नामक एक आतंकवादी संगठन जो है, ठीक है, तो इसके भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार में 150 से 200 आतंकवादी हैं जो कि भारतीय उपमहाद्वीप पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप जो है इसमें अल कायदा तालिबान के तहत काम करता है। देखिए जो आपका तालिबान है ये मुख्य रूप से अफगानिस्तान के निमरूज, कांधार और हेलमंद प्रांतों में निहित है। और देखिए इसी तालिबान के आतंकियों, देखिए आपने मलाला यूसुफजई का नाम सुना होगा जो कि पाकिस्तान की एक एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, जो कि महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात करती हैं, जिनको नोबेल का पीस प्राइज भी दिया गया था 2014 में। तो इसी तालिबान के आतंकियों ने जो है उन पर हमला किया था कि तुम महिलाओं के खिलाफ ऐसे नहीं बोल सकती, क्योंकि देखिए कुछ इस्लामिक कानून ऐसे हैं जिनमें जो है कहा जाए तो महिलाओं को उतने राइट्स नहीं दिए गए हैं जितना मतलब ये मलाला यूसुफजई बात कर रही थी। तो इसलिए तालिबान के आतंकियों ने उन पर हमला किया, लेकिन बाद में फिर वो बच गई और उनका ट्रीटमेंट हुआ। बाद में फिर 2014 में जाके उनको जो है नोबेल का पीस प्राइज़ दिया गया। तो इसी तालिबान की बात कर रहे हैं। और जितनी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ उतनी चीज़ याद रखा कीजिए। देखिए आईएएस यानी कि यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस जैसे एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा आतंकी समूह किस देश से बिलोंग करता है और उसका पूरा नाम क्या है। ये सारी चीज़ एग्जाम में पूछी गई हैं, तो ये डिटेल्स आप याद रखेंगे, ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। और यूनाइटेड नेशंस के बारे में जान लीजिए। देखिए जो का यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरेस और इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ये डेट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा आप। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौते को कितने सालों के लिए नवीनीकरण करने की घोषणा की है। तो देखिए टोटल 5 सालों के लिए इसका नवीनीकरण किया जाएगा। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है, आपको किताब में तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। देखिए अभी हाल ही में जो आपका 15वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन हुआ था, तो इसके दौरान भारत और यूरोपीय संघ दोनों पक्षों ने 2025 तक यानी कि अगले 5 सालों तक और के लिए जो है वैज्ञानिक सहयोग पर समझौते का नवीनीकरण करने पर सहमति व्यक्त की। देखिए जो आपका ये 15वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन था, तो इसमें भारत का नेतृत्व किया भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और जो आपका यूरोपीय संघ है यानी कि यूरोपियन यूनियन है, इसके प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन ने। तो ये नाम से याद रखना आपको। देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया, यूरोपीय परिषद के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम क्या है, चार्ल्स मिशेल। और यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष इनका नाम क्या है, उर्सुला वान डेर लेयन। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमने बात की यूरोपीय संघ के साथ जो हमारा वैज्ञानिक सहयोग समझौता हुआ था उसके बारे में, ठीक है, उसका 5 सालों के लिए नवीनीकरण हुआ है। और देखिए आपको बता दूं ये जो समझौता हुआ था ये हुआ था 23 नवंबर 2001 को, ठीक है, इस पर हस्ताक्षर हुआ था 23 नवंबर 2001 को। और फिर इसका नवीनीकरण 2007 में किया गया और फिर 2015 में किया गया था और फिर अब एक बार 2020 में इसका नवीनीकरण किया गया है और इसको 5 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो ये बेसिक्स पॉइंट हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए जो आपका यूरोपीय संघ है यानी कि यूरोपियन यूनियन है, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए जो आपका यूरोपीय संघ है इसके बारे में सबसे खास बात है कि ये जो है टोटल 27 मेंबर्स इसके हैं, यानी कि ये 27 सदस्य देशों का एक जो है संघ है। और इसके जो मैक्सिमम सदस्य हैं ये आपके यूरोप से बिलोंग करते हैं। और इसके जो मेंबर्स हैं तो देखिए ये दुनिया की जो कुल लैंड का एरिया, ठीक है, तो उसमें से कुल 42,33,255.3 किलोमीटर स्क्वायर का जो है एरिया कवर करते हैं। और इसकी टोटल यानी कि यूरोपियन यूनियन में जितने भी ये 27 सदस्य देश हैं तो इनकी टोटल पॉपुलेशन मिलाकर है कुल लगभग 447 मिलियन। और यूरोपीय संघ का मुख्यालय आपका है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को, और यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1993 को, ठीक है, नीदरलैंड में, ये चीज याद रखिएगा। और पांचवा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के कारण कितने प्रतिशत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 का जो स्तर है ये घट गया है।
तो देखिए अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, इसमें बताया इसने कि जो आपका दिल्ली है जो कि भारत की राजधानी है, तो यहाँ पर लॉकडाउन के कारण कुल 70% ठीक है, यानी कि 70% जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 का जो स्तर है ये घट गया है। देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र का रिपोर्ट है इसमें यह बताया गया है कि लॉकडाउन के दौरान नई दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर 70% और चीन के शहरी इलाकों में 40%, बेल्जियम और जर्मनी में 20% और अमेरिका के विभिन्न इलाकों में 19 से 40% जो है कम हुआ है। और संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारत में प्रदूषण की जो स्थिति है ये भयावह होती जा रही है और इससे हर भारतीय की जो औसत आयु है ये 5.2 वर्ष यानी कि 5.2 वर्ष घट रही है, ठीक है, यानी कि लगभग 5 साल जो है ये घट रही है। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो देखिए जो भारत का मानव संसाधन विकास मंत्रालय था अब ये शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और जो भारत के HRD मिनिस्टर थे यानी कि ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर थे यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, अब ये जो है भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम से ही जाने जाएंगे। देखिए एक स्टूडेंट ने पर्सनली मुझे मैसेज करके पूछा था कि सर जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है और शिक्षा मंत्रालय इसमें क्या अंतर है। तो देखिए ये दोनों बिल्कुल एक ही हैं और नाम बस थोड़ा सा बदल दिया गया था पहले, और बढ़िया हुआ इसको शिक्षा मंत्रालय नाम दे दिया गया क्योंकि ये शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो अब जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा और रमेश पोखरियाल निशंक जो है ये शिक्षा मंत्री के नाम से अब जाने जाएंगे। सातवां प्रश्न की हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिनका नाम है लुत्फुल्ला स्टेनीकजई को जो है पद से बर्खास्त कर दिया। तो देखिए जबकि लुत्फुल्ला स्टेनीकजई थे ये जो है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे और अभी हाल ही में इनको इनके पद से बर्खास्त कर दिया है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। देखिए जबकि लुत्फुल्ला स्टेनीकजई थे इनको जो है कुप्रबंधन, असंतोषजनक प्रदर्शन और मैनेजरों के साथ दुर्व्यवहार के कारण बर्खास्त किया गया है। और जबकि लुत्फुल्ला स्टेनीकजई हैं इनका जो है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ 3 सालों का अनुबंध था लेकिन पहले इनको भगा दिया गया वहां से मार के। आठवां प्रश्न है कि मदर इंडिया, कोहिनूर, एक सपेरा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी किस दिग्गज अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया। तो देखिए ये अभिनेत्री आपकी हैं कुमकुम। कुमकुम का भी हाल ही में निधन हो गया है। इनका आपने एक गाना सुना होगा, बहुत ही प्यारा गाना था, कभी आर कभी पार लगाती रे नजर सैया घायल किया रे तूने मेरा जिगर। तो ये गाना था इनका और काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस थी ये। और देखिए इन्होंने 1954 में बतौर डांसर जो है बॉलीवुड में कदम रखा था। तो ये जो है मदर इंडिया, कोहिनूर और एक सपेरा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी थी और इन्होंने हीरोइन का रोल अदा किया था मदर इंडिया में, आपने देखा भी होगा। तो इनका भी हाल ही में यानी कि कुमकुम का भी हाल ही में निधन हो गया है। नवा प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे मध्य प्रदेश का राज्यपाल अपॉइंट किया है। तो देखिए जो आपके भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इन्होंने आनंदीबेन पटेल को बनाया है मध्य प्रदेश का राज्यपाल। देखिए इसके पहले इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद का, लेकिन अब इनको फाइनली बना दिया गया है मध्य प्रदेश का राज्यपाल क्योंकि जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनका भी हाल ही में निधन हो गया था। देखिए आनंदीबेन पटेल जो है ये पहले भी मध्य प्रदेश की राज्यपाल रह चुकी हैं। ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने से पहले 23 जनवरी 2018 से 28 जुलाई 2019 तक मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही थी और ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पद भी संभाल रही हैं। 10वां प्रश्न है कि क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया पुस्तक को लिखा है विराल वी आचार्य ने। और विराल वी आचार्य कौन है, देखिए ये वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर हैं और इनकी जो पुस्तक है क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, इसको देखिए प्रकाशित किया है सेज पब्लिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। और इनकी जो पुस्तक है तो इस पुस्तक में भारत में वित्तीय स्थिरता को बहाल करने के लिए जो आपके विराल वी आचार्य हैं तो इनके रिसर्च यानी कि अनुसंधान का वर्णन किया गया है जो कि निरंतर सुधार के लिए एक ठोस योजना प्रदान करती है। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के किस चौराहे का नाम बदलकर मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर रखा गया। तो देखिए ये दो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे दो चीज़ों का नाम बदला गया है। देखिए पहला तो जो आपका लखनऊ का चौक चौराहा है, तो लखनऊ का जो चौक चौराहा है ये अब जो है लालजी टंडन चौराहे के नाम से जाना जाएगा।
और आपको बता दूं जो आपका लखनऊ हरदोई मार्ग है, यानी कि लखनऊ से जो हरदोई जिस रास्ते से आप जाते हैं, ठीक है, तो लखनऊ हरदोई रोड को अब जो है टंडन मार्ग के नाम से जाना जाएगा। फिर से सुनिए, अब जो है लखनऊ का चौक चौराहा लालजी टंडन चौराहे के नाम से जाना जाएगा, और लखनऊ हरदोई रोड जो है ये अब टंडन मार्ग के नाम से जाना जाएगा। तो देखिए लखनऊ हरदोई रोड पे मैंने सफ़र भी किया है, क्योंकि मैं एक समय था कि हरदोई में एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाता था। देखिए आपको बता दूं इससे पहले लखनऊ में एक और नाम परिवर्तन हुआ था। देखिए इससे पहले लखनऊ में हजरतगंज चौराहे का नाम बदलकर जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 2018 में मृत्यु के बाद उनके नाम पर किया गया था। तो हजरतगंज चौराहा बनाया गया था 2018 में अटल चौक, और अब जो है जो आपका चौक चौराहा है लखनऊ का, ठीक है, इसको बना दिया गया है लालजी टंडन चौराहा। तो ये सारे फैक्ट नोट कर लीजिएगा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। और 12वां कि हाल ही में भारत की किस पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रबे अवार्ड जीता। तो देखिए अभी हाल ही में जो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है जिसका नाम आदित्य है, इसने जीता है गुस्ताव ट्रबे अवार्ड। देखिए भारत की जो पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका ये कुछ इस प्रकार से दिखती है, और इसने जो है इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए ये प्रतिष्ठित जो है जिसका नाम गुस्ताव ट्रबे अवार्ड है, इसको जीता है। और देखिए जो आपकी नौका ये आपकी है आदित्य, ठीक है, तो इसको शुल्क यात्री सेवा के लिए तैयार की जाने वाली नौकाओं की श्रेणी में दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक बोट घोषित किया गया है हाल ही में। और जो आपका ये आदित्य इसके बारे में जान लीजिए। देखिए नौलत बोट्स की आदित्य एक सौर ऊर्जा संचालित नौका है जो कि इलेक्ट्रिक समुद्री प्रणोदन के भविष्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। और ये जो है ये फेरी केरल राज्य के जल परिवहन विभाग की है, यानी कि ये जो आपका आदित्य नामक नौका है ये केरल के जल परिवहन विभाग का है, जो कि जनवरी 2017 से अलप्पुझा जिले में वैकोम थ्वान क्वाकुडू मार्ग पर जो है चल रही है। और जो आपका ये गुस्ताव ट्रबे अवार्ड है, तो देखिए इस पुरस्कार को इस साल पहली बार वितरित किया गया है, और इसे जो है फ्रेंच मैन गुस्ताव ट्रबे के सम्मान में शुरू किया गया है, जिन्होंने पारंपरिक परिवहन जीवाश्म ईंधन से हटकर इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पर आधारित गतिशीलता में शानदार काम किया था। देखिए 1881 में की बात है, उन्होंने जो है यानी कि जो आपके फ्रेंच मैन गुस्ताव ट्रबे हैं आपके, ठीक है, तो इन्होंने 1881 में दुनिया की पहली आउटबोर्ड मोटर का आविष्कार किया था, जो कि सिलिच में सीन नदी में एक नाव को जो है नौकायन करने के लिए रिचार्जेबल बैटरी से जुड़ता था। तो ये डिटेल्स है रखे इस अवार्ड के बारे में। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपका ये भारत का जो पहला, ठीक है, सौर ऊर्जा संचालित नौका, इसका नाम है आदित्य, ठीक है, इसको दिया गया कौन सा अवार्ड, गुस्ताव ट्रबे अवार्ड। अवार्ड के बारे में से रेयर केस में पूछा जाएगा। ये जो मैंने आपको विशेष फैक्ट बताया कि किसको कौन सा पुरस्कार दिया गया, ये याद रखिएगा। बाकी डिटेल्स आपके सामने है, पूरा पढ़ के याद रख सके तो और भी अच्छा आपके सेहत के लिए। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करने पर, और हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो अब सभी लोग तैयार हो जाइए, सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और देखिए थोड़े से लाइक्स कम हो रहे हैं वीडियो पे, तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, और इसके लिंक को कॉपी करके सभी व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी कर दिया कीजिए, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताइए और डिटेल्स भी साथ में बताइए तो और अच्छा होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। दूसरा है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यानी कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे किस तिथि को मनाया जाता है, आंसर बताइए। और तीसरा कि ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, उत्तर बताइए। चौथा कि हाल ही में किसने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है, आंसर बताइए। पांचवा कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, आंसर बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट प्रश्न समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।